नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब भी देते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। भूपेश शर्मा हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से, दीपेन शाह है Stevn.com से, और जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट जी चंद्रशेखर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, और कोई भी सवाल हो तो सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम और फिर कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल आप भेजें। कमोडिटी के अलावा कोई और सवाल इस नंबर पर नहीं भेजें, सिर्फ कमोडिटी से जुड़े ही सवाल अगले आधे घंटे तक हम देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज चांदी के साथ, क्योंकि चांदी में जिस तरह की गिरावट पिछले हफ्ते हमने देखी थी, हालांकि आज शुरुआत काफी कमजोरी के साथ हुई, लेकिन दिन के निचले स्तरों से अब रिकवरी दिख रही है। चंद्रशेखर सर, सबसे पहले चांदी पर आपका व्यू क्या बन रहा है? काफी गिरावट आ चुकी है, क्या लग रहा है यहाँ से गिरावट और कंटिन्यू होती है आपको दिख रही है? एक ब्रॉडर ट्रेंड आपको क्या नजर आ रहा है चांदी में? चांदी काफ़ी प्रेशर में है, क्योंकि सोना भी प्रेशर में है, तो इसका असर हमें चांदी पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोने से ज़्यादा ऊपर या नीचे सिल्वर में, चांदी में वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है। तो मैं मानता हूँ कि चांदी इज़ नाउ लगभग हिट द बॉटम। इससे ज़्यादा नीचे जाने का संभावना नहीं है, और इफ़ देयर इज़ अ डायरेक्शनल चेंज, वो तो एक दिशा में कोई बदलाव आएगा तो इट इज़ टू दी अपसाइड, मगर कि कब आएगा वो एक बड़ा सवाल है। मैं मानता हूँ एक दिशा में जो बदलाव आएगा वो अगला क्वार्टर में भी नहीं आएगा, मार्च अप्रैल मई में नहीं आएगा। जून का बाद जब ब्याज दर यूएस में उसका क्या पोजीशन है, डॉलर की मजबूती के बारे में क्या होगा, इन्फ्लेशन का क्या स्थिति होगा, वो सब देख करके ही एक अच्छा खास डायरेक्शन सोना और चांदी दोनों को मिलेगा। ओके, यानी देखते हैं। लेकिन जिस तरह के यूएस के पीसीई के डेटा आए हैं, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, उससे तो यही लग रहा है कि जो फेड का रुख है आगे भी हॉकिश ही रह सकता है, और हो सकता है कि ब्याज दरें 5.35% तक जाए। ऐसे कई ट्रेडर्स के एक बड़े तबके को यही लगता है कि जुलाई तक 5.35% तक ब्याज दरें जाए, उसके बाद पीक आउट हो ब्याज दरें। चलिए, लेकिन टेक्निकली कैसा दिख रहा है भूपेश जी? चार्ट पे कैसा दिख रहा है चांदी और गोल्ड कैसा दिख रहा है? अगर किसी को ट्रेड करना है गोल्ड और सिल्वर में तो क्या सलाह है आपकी तरफ से? जी नमस्कार सर। चांदी की बात करेंगे सबसे पहले, और उससे भी चांदी से भी पहले अगर मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स की बात करना चाहूंगा एक 30 सेकंड के लिए, कि 105 का दाम अभी डॉलर इंडेक्स का ट्रेड कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि जब तक डॉलर इंडेक्स 103.50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो अपसाइड में डॉलर इंडेक्स में 106 और 107.50 के दाम देखे जा सकते हैं आने वाले टाइम में। इसके इनवर्स कोरिलेशन में जहां तक देखा गया है कि इनवर्स कोरिलेशन में गोल्ड और सिल्वर दोनों ट्रेड होते हैं, और ये दोनों में मेरे को मंदी समझ आती है अभी भी। यहाँ से भी फर्दर डाउन साइड मुझे दिखती है गोल्ड में और सोना और चांदी दोनों में। और नीचे के भाव में चांदी मुझे लगभग 61,500 और 60,900 तक के लेवल आने वाले समय में दिखते हैं। गोल्ड की बात करें वहीं पर, तो गोल्ड का बाजार चांदी की तुलना में थोड़ा सा मजबूत बना हुआ है, परंतु इतना मजबूत नहीं है कि डॉलर इंडेक्स के प्रेशर को झेल सके। तो यहाँ से 55,300 के नीचे अगर इंट्राडे की बात करें तो 55,300 के नीचे गोल्ड में गिरावट और बढ़ेगी। नीचे में 55,100 54,900 तक के भाव संभावित रहेंगे। दीपेन जी, आप सहमत है भूपेश जी से? आपको भी लग रहा है टेक्निकली इतनी गिरावट की संभावना आपको चांदी में लग रही है? 61,000 के नीचे भी चांदी जा सकती है क्या? जी गुड इवनिंग। सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, मैं डेफिनेटली सहमत हूँ कि गिरावट लग रही है, लेकिन क्या इन लेवल्स पे शॉर्ट करना चाहिए? तो हमारा सलाह रहेगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी शॉर्ट सेलिंग के लिए जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए वो अभी अवेलेबल नहीं है। नीचे में हम 61,600 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट देख रहे हैं, तो हमारा मानना ऐसा है कि 61,000 ब्रेक नहीं करेगा सिल्वर के प्राइस। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 61,600 62,000 के आसपास, तो स्टैगर्ड मैनर में सिल्वर की बाइंग आपने शुरू कर लेनी चाहिए, और उसके बाद जो जो डिप्स आते हैं 2-2 हजार पॉइंट से आप सिल्वर को जमा करते जाइए। बिकॉज हम अभी भी मान रहे हैं कि सिल्वर एक बुल रन में इंटैक्ट है, और ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है,
जहाँ पे भी ये बॉटम आउट होगा तो यहाँ से आपको इजीली फिर से 7 to 8% की रैली देखने मिल सकती है। चंद्रशेखर सर, अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। दोनों तरह की खबरें, एक एडिशनल सप्लाई कटौती की तैयारी है रूस की तरफ से। एक तो पहले ही खबर थी कि 5 लाख रोजाना बैरल वो कटौती करेंगे उत्पादन में, और दूसरी खबर आ रही है कि वो वेस्टर्न पोर्ट से 25% तक एक्सपोर्ट भी मार्च के महीने से फरवरी के मुकाबले कम करेंगे। और दूसरी तरफ चाइना में जिस तरह की डिमांड बढ़ी है, चाहे वो रिफाइनरीज की हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, तो डिमांड का तो है ही सिनेरियो वहां पर। और ये भी दिख रहा है कि 2023 में हो सकता है कि वहां पर रिकॉर्ड इंपोर्ट क्रूड ऑयल का चीन में हो। इन खबरों के बीच में क्या लग रहा है सर, कच्चे तेल की चाल किस तरह की रहेगी आगे? हाँ, एक बहुत अजीब खेल है। डिमांड साइड और सप्लाई साइड का बीच में काफ़ी तनाव है, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एक असेसमेंट है कि रूस में उत्पादन कम हो सकता है आगे जा कर के। मगर रूस ने कहा कि मार्च महीने में उनका, जैसे आपने बताया कि उनका एक्सपोर्ट कम होगा, उत्पादन कम होगा और एक्सपोर्ट भी कम होगा। मगर बड़ा सवाल है मार्च महीने के बाद क्या, अप्रैल में, जून में विल रशियन प्रोडक्शन रिबाउंड? पता नहीं हमें, देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। मगर आईईए मानता है कि रूस का उत्पादन कम होते जाएगा आगे जा कर के, तो उसका भी असर हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। और ये तो सप्लाई साइड हो गया। मगर आप डिमांड साइड देखिए, चीन में मैं मानता हूँ कि बहुत मजबूत डिमांड बढ़ेगा। अमेरिका में भी डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े हम देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। और उसके वजह से जो विश्व में दो बड़े कंज्यूमर्स हैं ऑयल के, चीन और अमेरिका, दोनों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छे आंकड़े आ रहे हैं उस सेक्टर से, तो कंजम्पशन भी बढ़ने का संभावना अच्छा है। तो ये सब देखते हुए एक बड़ा तनाव है। मगर अभी मैं मानता हूँ जो निवेश करना चाहते हैं, दे हैव टू एक्सरसाइज कॉशन, क्योंकि आगे जा कर के यूएस फेड का भी हम जानते हैं कि इतना आसानी से वो रेट हाइक बंद नहीं करेगा, और भी 1 या 2 इंस्टॉलमेंट कम से कम रेट हाइक का संभावना है। मार्च महीने में तो होगा, उसका आगे कितना होगा, कब होगा, वो कहना मुश्किल है। आई थिंक मार्केट काफ़ी, क्या कहते हैं, क्रॉस रोड्स में है, और कौन सा रास्ता लेगा, हाईवे और लो वे, बताना बहुत मुश्किल है। वेरी वेरी अनसर्टेन टाइम्स। ओके, क्रूड को लेकर ऐसे अनसर्टेन टाइम में आपको ट्रेड करना है तो किस तरह से ट्रेडिंग करना है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चंद्रशेखर सर, नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। लगातार चौथे ट्रेडिंग डे में आज यहाँ पर तेजी दिख रही है। डोमेस्टिक मार्केट में हो, नाइमेक्स नेचुरल गैस है, वहाँ पर भी अच्छी तेजी दिख रही है। और अनुमान इस तरह के लगाया जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते जो वेदर, कोल्ड वेदर की संभावना है, टेम्परेचर कम रह सकता है, उससे हो सकता है कि कूलिंग डिमांड के लिए, हीटिंग डिमांड के लिए इसकी मांग बढ़े नेचुरल गैस से। तो क्या लग रहा है यहाँ पर, नेचुरल गैस की तेजी आपको कंटिन्यू होती दिख रही है या टिक नहीं पाएगी ये तेजी? नहीं, मैं मानता हूँ नेचुरल गैस में जो तेजी है काफ़ी टेम्पररी होगा, और आगे जाकर के 1 महीना 2 महीना बाद दोबारा एक करेक्शन का मैं एक संभावना देखता हूँ। क्योंकि यूरोप में उनके जो इन्वेंट्री लेवल्स है, स्टॉक लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। 65 से 70% उनके भरे हुए हैं उनके इन्वेंट्री लेवल्स। और आगे बहुत बड़ा एक मुद्दा निकलेगा नेक्स्ट द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, तो तब तक मैं मानता हूँ इन द सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर नेचुरल गैस के भाव काफ़ी प्रेशर में आएंगे। ओके, चलिए, कुछ सवाल काफ़ी आ गए हैं, कई दर्शक भेज चुके हैं अपने सवाल। दविंदर कुमार है लुधियाना से, इनका सवाल क्रूड और एनजी में है कि क्या करना चाहिए। ऊपर के भाव पे फंसे हुए नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए भूपेश जी इनको, क्रूड में और एनजी में? जी, सबसे पहले नेचुरल गैस की बात करूंगा। नेचुरल गैस का भाव अभी मार्च कॉन्ट्रैक्ट का 216 रुपए 40 पैसे ट्रेड कर रहा है। जब तक ये भाव 210 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है, इसमें तेजी में बने रहना चाहिए। ऊपर में 226 रुपए से लेकर 231 रुपए के भाव संभावित रहेंगे आने वाले दिनों के लिए। वहीं क्रूड की बात करें तो 6344 रुपए का दाम चल रहा है। क्रूड का ट्रेंड कंप्लीटली नेगेटिव बना हुआ है। उम्मीद है 6300 के नीचे यहाँ से क्रूड ट्रेड होता है तो नीचे में 6200 और 6155 तक के भाव संभावित रहेंगे।
जी अगला सवाल भी क्रूड पर ही है। संजय है बिजनौर से। 6,400 रुपए में क्रूड को इन्होंने लॉन्ग कर रखा है। क्या करना चाहिए संजय जी को यहाँ से? मेरे लिए सवाल है ये। हाँ हाँ आपके लिए सर। ओके, थैंक यू। देखिए, क्रूड में हम देख रहे हैं कि काफी समय से एक रेंज में है, नीचे 6,200, ऊपर में 6,500, 550 तक। तो अगर आप लॉन्ग है तो 6,250 का स्टॉप लॉस लगाइए और 6,500 के आसपास जब भी प्राइसेस मिलते हैं वहां पे आप एग्जिट कर लीजिए। और ये मिड रेंज में बाइंग सेलिंग अवॉइड करें। रातों एकदम 6,200 के आसपास के भाव पे बाइंग करें, या तो 6,500, 550 के आसपास शॉर्ट सेल करें। बीच मिड रेंज में अगर ट्रेड करते हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाता है प्रॉफिट बुक करना आपको। दीपेन जी एक और दर्शक है, इनका भी सवाल क्रूड और एनजी पर ही है। किरण है लुधियाना से। नेचुरल गैस मार्च में कहां तक जा सकता है और क्रूड में मौजूदा स्तरों पर क्या करें? देखिए, मैंने कहा वैसे क्रूड मिड रेंज में है तो क्रूड में अभी ट्रेडिंग अवॉइड करें। इंतजार करें, या तो नीचे आने के लिए 6,200 के आसपास वहां पे कॉल्स बाय करने की कोशिश करें, और 6,550, 600 के आसपास पुट्स बाय करने की कोशिश करें। नेचुरल गैस हमारा मानना ऐसा है कि जो 221 के टारगेट थे वो आज हमारे मार्केट्स में अचीव हो चुके हैं। तो अगले हफ्ते में आपको 192 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग में। तो वहां पे आप फिर से खरीदारी करने की कोशिश करें। दर्शक है एसके बंसल है ग्वालियर से। अब जानना चाह रहे कि लेड क्या नीचे की तरफ 175 175 रुपए तक आ सकता है क्या? भूपेश जी क्या लग रहा है? सभी बेस मेटल्स का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बरकरार है, और लेड की बात करें तो लेड में 175 और 172 तक के लेवल भी आने वाले दिनों में संभावित रहेंगे, क्योंकि सभी के सभी बेस मेटल्स में ये जो गिरावट अभी पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से जो स्टार्ट हुई है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। नटराज है विशाखापट्टनम से। जिंक पर राय चाहिए, क्या करना चाहिए दीपेन जी जिंक में? देखिए, जिंक थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तेजी करने के लिए। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग रिकमेंडेड नहीं होगा। हमारा मानना ऐसा है कि 252 253 के आसपास प्राइसेस स्टेबल हो सकते हैं। अभी तो एमसीएक्स में मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छी तरह चल रहे हैं। तो आई थिंक अगर 252 के आसपास प्राइसेस आते हैं प्रॉफिट बुकिंग में, तो थोड़ा 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान दीजिए। वहां पे 252 के आसपास आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। मुकेश हैं राजस्थान से। मुकेश सोनी नाम है। 6 लॉट कॉपर का इन्होंने लॉन्ग कर रखा है 752 रुपए के भाव पे, 752 पे। भूपेश जी क्या सलाह है इनके लिए, मुकेश जी के लिए? जी, कॉपर के विषय में बात करें तो 749 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करके रखना चाहिए। 749 के नीचे कॉपर कहीं भी ट्रेड होने लगेगा तो कॉपर में एक बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। नीचे में 742 और 735 तक के लेवल संभावित रहे। बेस मेटल्स को लेकर चंद्रशेखर सर आपका आउटलुक क्या है? हाँ, अभी तो काफ़ी ज़रा नरमी दिखाई दे रहा है वो कॉम्प्लेक्स में, मगर मैं मानता हूँ अभी आगे जाकर के 2 या 3 महीने में जैसे चीन से हमें जो उनके पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई खास करके उसके आंकड़े निकलेंगे, जनवरी और फरवरी तो काफ़ी पॉजिटिव आंकड़े हैं। तो आगे जाकर के भी कंसिस्टेंटली पॉजिटिव टेरिटरी में होगा। तो मैं मानता हूँ आफ्टर दी सेकेंड क्वार्टर यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में एक अच्छा उछाल मिल सकता है बेस मेटल कॉम्प्लेक्स को। खास करके मैं मानता हूँ कि कॉपर, निकल, एल्युमिनियम और जिंक, इस सभी को एक अपसाइड रिस्क में देखता हूँ इनके भाव में। ओके, तो ये व्यू है बेस मेटल्स का, ब्रॉडर व्यू है। चलिए प्रशांत है अगले कॉलर है। नेचुरल गैस इन्होंने लॉन्ग किया है 182.2 पर। क्या करना चाहिए भूपेश जी? इन्हें बहुत अच्छे मुनाफे में बैठे हैं, सबसे पहले बधाई। और दूसरा, इन्हें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 210 का फॉलो करना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और उसके ऊपर में ये मार्केट यहाँ से 226 और 231 तक के लेवल संभावित रहेंगे आने वाले दिनों में, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर से करें। इनका अगला सवाल सिल्वर मिनी पे है भूपेश जी। 73,445 रुपए पे, काफी ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करके और होल्ड किया है लंबे समय से। क्या करना चाहिए? निकल जाए, काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। जी बिल्कुल, इन्हें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, इन्हें अपना सौदा होल्ड रखना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में 64,480 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए ट्रेलिंग का, और अपनी पोजीशन में बने रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। और नीचे में 61,500 और हो सकता है 60,200 तक के भाव भी संभावित आने वाले दिनों में मिल जाए।
कॉपर इन्होंने 778 पे शॉर्ट किया, इसमें भी अच्छा मुनाफा है। दीपेन जी क्या करे, कॉपर में 778 का शॉर्ट पोजीशन है। 752 के लेवल्स थोड़े बहुत अच्छे सपोर्ट है। अगर 750 के नीचे क्लोजिंग देती है तो 724 726 के आसपास आ सकता है। तो अगेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को फॉलो करें 758 के आसपास के, और अपनी शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करें। और ऑन अ लाइटर नोट, सभी सौदे में प्रॉफिट में है, आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डेफिनेटली रखें ताकि ये प्रॉफिट अपने हाथ से जाना नहीं चाहिए। है हिसार से धनिया का 2 महीने का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। भूपेश जी क्या लग रहा है धनिया में 2 महीने में? जी सर, अगर मसालों की बात करें तो धनिये का बाजार काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। लगभग 8800 9100 से धनिये में कंटिन्यू सेलिंग देखी जा रही है। मुझे उम्मीद है कि ये धनिये में काफी ओवरसोल्ड, चार्ट पर काफी ओवरसोल्ड होने की वजह से धनिये में एक छोटा सा पुल बैक देखा गया है, जो कि 6800 से 6950 तक ट्रेड हो रहा है। 7100 7200 में फिर से एक सप्लाई देखी जा सकती है और नीचे में दोबारा से भाव 6800 और 6550 तक के भी संभावित रह सकते हैं। समीर है बुलंदशहर यूपी से, नेचुरल गैस और क्रूड में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। भूपेश जी ऑप्शंस की रणनीति है क्या आपके पास कुछ? जी सर, जी। अगर स्पेशली नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में 220 रुपए के या 230 रुपए की जो पुट अभी ट्रेड हो रही है, 26 रुपए के भाव पर ट्रेड हो रही है। इसमें अपने को पोजीशन बनानी चाहिए और इसका स्टॉप लॉस यानी 11 रुपए का मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में मेरे हिसाब से 36 और 47 तक के संभावित भाव देखे जा सकते हैं नेचुरल गैस। ओके, क्रूड में, क्रूड ऑप्शंस में कुछ रणनीति? जी नहीं, अभी क्रूड में दीपेन जी आपके पास क्रूड ऑप्शंस में ट्रेड, हालांकि आप तो ट्रेड अभी जिस रेंज में आप ट्रेड की सलाह दे नहीं रहे हैं, तो चलिए ऑप्शंस में भी कोई ट्रेड नहीं होगा। शिव शंकर बंसल है दिल्ली से, चांदी, एल्युमिनियम और जिंक इंट्राडे के लिए जाना चाह रहे कि क्या करना चाहिए आज शाम के सत्र में। दीपेन जी मेरा पसंदीदा अगर इंट्राडे के लिए होगा तो सिल्वर होगा। थोड़ी गिरावट आती है इवनिंग सेशन में और आपको 63,200 के आसपास के प्राइसेस मिलते हैं, तो वहां पे आप खरीदारी करने की कोशिश करें, जो कि यहाँ से 700-800 पॉइंट नीचे है। तो अगर 1% का करेक्शन आता है तो वहां पे आप खरीदारी करने की कोशिश करें। से अब एक सवाल होगा कॉटन को लेकर। एक किसान है, ये जानना चाह रहे हैं कि कॉटन का भाव क्या अप्रैल तक 9000 तक मुमकिन लग रहा है क्या? आपका सेंस क्या कह रहा है सर? हाँ, हमें ज़रा रुकना पड़ेगा। 9000 का आंकड़ा आने का संभावना है, मगर हम विश्व बाज़ार में भी देखना चाहिए, क्योंकि जो मंदी का माहौल है उसके वजह से कॉटन का डिमांड में ज़रा नरमी मैं देख रहा हूँ, ख़ास करके एशियन इकोनॉमीज़ में और वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में भी। तो अब मैं एक प्राइस आउटलुक अब दे नहीं पाऊंगा मैं। ओके, कॉटन को लेकर आपका व्यू दीपेन जी? देखिए, अनफॉर्चुनेटली एमसीएक्स में जो कॉटन रिलीज हुआ है उसमें हमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं देखने मिला है। तो एज लॉन्ग एज ट्रेडर्स पार्टिसिपेशन नहीं आता है तो मैं अपने आप को रिफ्रेन करूंगा कोई आउटलुक देने के लिए, बिकॉज इवन फिजिकल मार्केट्स में क्लैरिटी नहीं है अभी। तो बेटर यही होगा कि थोड़ा वॉल्यूम आने दे और उसी के बाद हम इस कमोडिटी पे कमेंट करते हैं। दर्शक हमारे साथ मोहम्मद फरहान है रामपुर से, मेंथा ऑयल में क्या करें, क्या करना चाहिए भूपेश जी मेंथा में? जी, मेंथा ऑयल का मार्केट पिछले काफी दिनों से एक ट्रेडिंग रेंज में बना हुआ है। 970 980 के आसपास जहां भी मेंथा ऑयल मिलता है वहां लेकर व्यापार करना चाहिए। 960 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। अपसाइड में 1010 से लेके 1030 तक की रेंज रहे। अगले दर्शक हमारे साथ राजस्थान से हैं, गोल्ड पर जानना चाह रहे हैं, गोल्ड में क्या करना चाहिए? दीपेन जी क्या सलाह होगी गोल्ड पे? अब देखिए, थोड़ा साइडवेज रहेगा गोल्ड, ज्यादा कोई क्लैरिटी नहीं होगी, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ही की आशंका है गोल्ड में। तो अगर आप इंट्राडे का सौदा करना चाह रहे हैं तो थोड़ा डिले करें और बेटर अपॉर्चुनिटी आपको सिल्वर में मिलेगी, बिकॉज वोलेटिलिटी रहेगी। तो टाइम के अभाव में आपको वोलेटिलिटी की जरूरत होती है प्रॉफिट करने के लिए, तो बेटर अपॉर्चुनिटी आप सिल्वर में ढूंढते रहे। सर अब बात कर लेते हैं गेहूं को लेकर, क्योंकि जिस तरह से तापमान अचानक से बढ़े हैं नॉर्थ इंडिया में खासकर, तो चिंता बढ़ गई है। तो क्या लग रहा है, क्या आपने तो पहले ही अंदेशा जताया था कि सरकार के अनुमान से काफी कम रह सकता है उत्पादन, क्या कुछ अनुमान में कुछ बदलाव कर रहे हैं? अब ताजा रिपोर्ट आपकी क्या कह रही है सर?
ताज़ा रिपोर्ट ऐसा है कि गेहूं का जो सरकार ने अनुमान लगाया 1120 लाख टन, 112 मिलियन टन्स, बिल्कुल वो अनुमान मैं अभी भी मानता हूं, और अभी ज़्यादा ही मैं मानने लगा हूं कि ज़रा ओवरस्टेटेड है। इससे काफ़ी कम होगा, शायद 104 या 105 यानी 1040 या 1050 लाख टन तक ही होना चाहिए। और आगे जाकर के मार्च महीने में समझो 10, 12, 15 दिन गर्मी, इसका तापमान और भी बढ़ गया तो और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सरकार को इसे काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए और इसमें एक रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल अपनाना चाहिए। अपना ही चैनल में हमने डिस्कस किया था शायद 2 या 3 हफ्ता पहले कि हमें आज मान लेना चाहिए कि हमारा उत्पादन कम होगा और उसके वजह से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का प्रोक्योरमेंट भी कम होगा और हमें इंपोर्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। इंपोर्ट के बारे में सोचना कोई इट इज़ नॉट, क्या बताऊं, इट इज़ नॉट रॉन्ग, कोई गलती नहीं है। हमें शॉर्टेज है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। और मेरा सुझाव होगा सरकार के लिए कि रशिया का साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करिए, 2, 3, 4 मिलियन टन रुपी पेमेंट के सामने हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ही हमारा डोमेस्टिक मार्केट में जो गेहूं के भाव इतने ऊपर चले गए हैं और भी ऊपर चले जाने का संभावना है, उसे काबू में लाने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अगेंस्ट रुपी पेमेंट। ओके सर, एक और सवाल आपसे। आपने जैसे कहा कि एफसीआई के पास जो गेहूं का है वो स्टॉक अभी 1 अप्रैल को अनुमान है कि घटकर 95 लाख टन हो सकता है, लेकिन जिस तरह के भाव है एमएसपी के ऊपर, क्या लग रहा है इस बार रबी सीजन में प्रोक्यूरमेंट कितनी दिक्कत होगी सरकार के लिए? और अब तक के जो रजिस्ट्रेशन के नंबर भी आ रहे हैं वो 3000 के आसपास है, पिछले साल 20,000 से ज्यादा के थे, तो क्या लग रहा है कितनी दिक्कत भरी बात है ये सर? बिल्कुल दिक्कत तो है, उसमें कोई आई हैव नो डाउट एट ऑल। पिछले साल 400 लाख टन का उनका लक्ष्य था प्रोक्योरमेंट का, खरीदी का, और आखिर में क्या हुआ 185 लाख, यानी 50% से भी कम उनका प्रोक्योरमेंट हुआ। और उसका असर हमें इन्वेंट्री लेवल में दिखाई दे रहा है और भाव में दिखाई दे रहा है। आई थिंक गॉड विलिंग, गॉड फॉरबिड कि ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा, मगर अच्छा एक रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल होगा कि यू अज्यूम द वर्स्ट एंड वर्क टुवर्ड द बेस्ट। तो इसी के लिए मैं मानता हूं कि जैसे उत्पादन कम होता है भाव ऊपर रहेगा, सरकार का जो खरीदी वो भी कम होने का संभावना है, इसके वजह से मार्केट भड़क जाएगा। तो देयरफॉर मैं मानता हूं कि एक सही माहौल बन रहा है आयात के लिए। ओके सर, अब सरसों की बात कर लेते हैं। हालांकि सरसों को लेकर जितने भी एक्सपर्ट्स ग्राउंड के हैं उनसे बात हुई थी, आज सुबह भी बात हुई थी, उन लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। आपको भी लग रहा है कि सरसों को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए और ज्यादातर फसलें अर्ली सोइंग हैं और अराइवल भी तेजी से शुरू हो चुके हैं? सही है, क्योंकि सरसों में एकरेज भी कुछ 7-8 लाख हेक्टर ज़्यादा है इस बार। 91 लाख हेक्टर्स था पिछले साल, इस साल इट इज़ 98 लाख हेक्टर्स, बढ़िया। मगर सरकार का जो आंकड़ा है जो बाहर निकला है 128 लाख टन, मैं ज़रा उससे ज़्यादा ही मानता हूँ। इतना नहीं होना चाहिए। मैं समझो इसका एस्टिमेट फोरकास्ट हमने चर्चा की है इसके बारे में। मेरा नंबर होगा 105 से 115 लाख का बीच ही इसका उत्पादन होगा, इससे ज़्यादा होने का संभावना नहीं है। ओके, आज मोपा की सर रिपोर्ट भी थी। मोपा, हालांकि रिपोर्ट उनकी आनी बाकी है। उन मोपा से अनिल जी जुड़े थे तो उनका भी यही कहना कि 115 लाख टन से ज्यादा उत्पादन का अनुमान नहीं है और आपका भी अनुमान वही 105 से 115 के बीच में। चलिए, वक्त अब कम है। शुक्रिया चंद्रशेखर सर आपका, आपने वक्त निकाला और पूरी चर्चा, ब्रॉडर आउटलुक बताया पूरे कमोडिटी मार्केट का। साथ ही भूपेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपेंद्र शाह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के फटाफट जवाब दिए। कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ चलता रहेगा। नमस्कार।